नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीईटी के जो बायोटेक्नोलॉजी के टॉप 25 एमसीक्यू। जी हाँ, इसमें अपना जो पहला क्वेश्चन होगा वो क्या होगा? बीटी कपास के संदर्भ में सही कथन चुनिए। बिल्कुल, बीटी कपास के संदर्भ में सही कथन चुनिए। इसमें पहला अपना जो ऑप्शन है, बीटी विष कीट की आंत में अम्लीय पेज के कारण सक्रिय हो जाता है। गलत बात, अम्लीय पेज कारण सक्रिय नहीं होता। बीटी विष कीट की आंत में सारी पेज कारण सक्रिय हो जाता है। ये बात अपनी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी, क्योंकि कीटों के जो मध्य आंत होती है उसमें सारी पेज क्या होता पाया जाता है। इसमें इस सारी पेज पर जाकर ये बीटी जो कपास होती है इसमें क्राइजीन पाई जाती है, जो विषाक्त होती है। क्राइजीन वहाँ जाकर सक्रिय क्या होती हो जाती है, कीटों की उपकला कोशिका में छेद उत्पन्न कर उन्हें नष्ट क्या होती कर देती है। इसमें अपना चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेवर सेव टमाटर के लिए सही है? जी हाँ, फ्लेवर सेव टमाटर की हम बात करें तो कौन सा सही है उसके लिए? अपना ऑप्शन क्या ए क्या है? अपना कीट प्रतिरोधी, बी क्या है? अपना विटामिन ए के समृद्ध, फल से देरी से पकने से निक क्षमता, सी ऑप्शन अपना डी क्या है? विषाणु मुक्त पौधा। जी हाँ, तो इसमें क्या होगा? जो फ्लेवर सेव टमाटर होता है उसमें फल पकने में देरी लाने के लिए हम क्या करते हैं? आरएनए या आरएनए इंटरफेरेंस तकनीक होती है, उसके द्वारा हम जीन के व्यक्ति को निष्कासित करते हैं। जीन के व्यक्ति को निष्कासित करने से क्या होता है? जो अपना फल को जो पकाता है, पॉलीग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम होता है, फल को पकाने में काम करता है। वो जो एंजाइम होता है वो क्या हो जाता है? निष्क्रिय क्या हो जाता है। तो अपने को इसमें क्या हो जाएगा? अपना सेकंड थर्ड हो जाएगा, फल के देरी से पकने और सड़ने की क्षमता। उसके बाद चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना अनुमति और उचित मुआवजे के किसी देश के जैविक संसाधनों का अनाधिकृत उपयोग कहलाता है। जी हाँ, जो अनऑफिशियली हम उपयोग करते हैं किसी भी जैविक उत्पाद या प्रक्रिया का, तो वो क्या कहलाता है? तो अपने वो कहलाती है बायोपायरेसी। जी हाँ, बायोपायरेसी के लिए एक बायो पेटेंट नियम भी आया था। इस बायो पेटेंट नियम की अवधि कितनी होती है? 20 वर्ष की होती है। कितनी होती है? 20 वर्ष की होती है। इसके जो बायो पेटेंट के अपवाद भी होते हैं, जैसे नीम, हल्दी, बासमती चावल, इस बायो पेटेंट के अपवाद है। इसके अलावा बात करें भारत में जो बासमती चावल था, बासमती चावल, भारत में बासमती चावल की कितनी वैरायटी उगाई जाती है? तो भारत में बासमती चावल की 27 वैरायटी उगाई जाती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा ना? बायोपायरेसी। उसके बाद हम चलते हैं अपना चौथे क्वेश्चन पर। भारत में यानी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसलों के अनुसंधान और व्यावसायिक उपयोग की स्वीकृति देने वाली संस्था कौन सी है? जी हाँ, इसकी अपनी जो संस्था आती है इसमें जीईएसी आती है। जीईएसी क्या होती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है। भारत सरकार की वह कमेटी होती है जो सभी प्रकार के जीएम्स होते हैं, जीमो के लिए क्या करती है? स्वीकृति प्रदान करती है। तो इसमें कौन सी कंपनी आ जाएगी? जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। उसके बाद हम चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पर। डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने वाले एंजाइम, बिल्कुल डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं? रेस्टिकेशन एंजाइम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रेस्टिकेशन एंजाइम, जिन्हें आणविक कैंचे भी कहा जाता है। क्या कहता है? आणविक कैंचे भी कहा जाता है। तो इसमें अपना क्या हो जाएगा? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोसिस। जी हाँ, ये प्रतिबंधन जो एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम होता है वो प्राकृतिक रूप से किसमें पाया जाता है? तो वैसा भी प्राकृतिक रूप से अपना जीवाणु में क्या होता है? पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जीवाणु में क्या होता है? पाया जाता है। और मैं बात करूँ इसकी जो खोज किसने की थी? 1963 में की थी, आर्बर स्मिथ नेथन्स ने। तो इसमें क्या हो जाएगा अपना? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोसिस। उसके बाद चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन पर। आनुवंशिक इंजीनियरिंग में किसी विशिष्ट एमआरएनए को निष्क्रिय करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, हमने पहली बात करी थी पहले क्वेश्चन में कि जीन की क्या करते हैं? साइलेंसिंग क्या होती करते हैं? जीन की साइलेंसिंग या जीन के व्यक्ति को जो निष्कर्षित करते हैं वो कौन सी तकनीक होती है? तो वैसा वो आरएनए या आरएनए इंटरफेरेंस तकनीक होती है। आरएनए या आरएनए इंटरफेरेंस तकनीक। तो इसमें क्या आ जाएगा अपना? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। उसके बाद हम चलते हैं अपने सातवें क्वेश्चन पर। या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। भारत के बासमती चावल पर किस देश की कंपनी ने जैव पेटेंट हासिल करने का प्रयास किया था? जी हाँ, जो भारत और अमेरिका के बीच, यूएसए यानी अमेरिका, अमेरिका क्या कहता था वो वाली बात है। यहाँ पे भारत और अमेरिका के बीच जो अपना जो बासमती चावल को लेकर विवाद हुआ था, क्योंकि अमेरिका ने बासमती चावल का क्या कर लिया था? बायो पेटेंट क्या था? करवा लिया था। उसके बाद भारत और अमेरिका के बीच इसके बीच विवाद चला। उसके बाद भारत अंत में केस जीत गया था। तो इसमें भारत और अमेरिका के बीच क्या चला था? इंपॉर्टेंट बासमती चावल को लेकर विवाद क्या था? चला था। उसके बाद हम चलते हैं सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉरी आठवें क्वेश्चन की। आनुवंशिक रूप से रूपांतरित रोजी गाय के दूध में कौन सा मानव प्रोटीन पाया जाता है? बिल्कुल, रोजी गाय। पहली जो ट्रांसजेनिक काऊ थी वो कौन सी थी? वो अपनी पहली ट्रांसजेनिक काऊ रोजी थी। कौन सी थी? रोजी। रोजी में अल्फा लेक्ट एल्बुमिन की जीन निश्चित की गई थी। अल्फा लेक्ट एल्बुमिन की जीन निश्चित की गई थी, यानी बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जिससे क्या होता है? दूध की गुणवत्ता क्षमता में क्या होती है? वृद्धि हो गई। कौन क्षमता में? गुणवत्ता क्षमता में क्या होती है? वृद्धि क्या हो गई थी। उसके बाद चलते हैं अपने नवे क्वेश्चन पर। एलाइजा परीक्षण मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित था? बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण जो नाम एलाइजा होता है। एलाइजा परीक्षण किस पर आधारित होता है? एड्स का जो प्रारंभिक टेस्ट होता है वो भी क्या होता है? एलाइजा होता है। जी आप सभी को पता होगा। इसमें अपना पहला ऑप्शन है आरएनए के द्विगुणन पर, दूसरा ऑप्शन है प्रतिजन प्रतिरक्षा की पारस्परिक क्रिया पर, तीसरा आरएनए के निर्माण पर, चौथा क्या है? कोशिका विभाजन पर। तो इसमें जो अपना जो एलाइजा होता है वो प्रतिजन प्रतिरक्षा अभिक्रिया पर आधारित होता है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पर। प्रथम मानव इंसुलिन को यूमलिन नाम से किस अमेरिकी कंपनी ने तैयार किया था? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये बनाया गया 1983 में। कब बनाया गया? 1983 में अमेरिकी कंपनी इली लिली ने प्रथम यूमलिन इंसुलिन बनाया था इकोलाई के प्रयोग द्वारा। तो इसमें अपना बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं 11वें पर इंपॉर्टेंट, आलू और टमाटर की। आलू और टमाटर की कोशिकाओं के कायिक संकरण से निर्मित पौधा कौन सा है? जी हाँ, आलू और टमाटर, आलू प्लस टमाटर। तो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा ना? वो हो जाएगा ना पोमेटो। देखो, पोमेटो यानी पोटेटो और टोमेटो, इसमें क्या हो जाएगा? पोमेटो हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पर। मैं 12 क्वेश्चन क्या कह रहा था? पादप उत्तक संवर्धन में पौधों की किसी एक कोशिका से पूर्ण पौधा बनाने की क्षमता, बिल्कुल किसी भी एक कोशिका जो होती है उसे पूर्ण कोशिका बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? अपनी पूर्ण शक्यता कहलाती है, टोटीपोटेंसी। जी हाँ, इसमें क्या हो जाएगा ना? टोटीपोटेंसी या पूर्ण शक्यता कहते हो जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं अपने 13वें क्वेश्चन पर।
बीटी फसलों में कीटों के खिलाफ विष बनाने वाला क्राइजीन किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? जी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसका पूरा नाम बीटी कॉटन। बीटी कॉटन एक कीट प्रतिरोधक कॉटन पादप होता है। तो इसमें जो कौन सा जीन निवेशित किया गया था, जो जीवाणु से प्राप्त किया गया था, उस जीवाणु का नाम क्या था? उस जीवाणु का नाम अपना बेसिलस तुरेंजेंसिस। जी हाँ, क्या? बेसिलस तुरेंजेंसिस। इसमें क्या हो जाएगा ना, बी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं 14वें क्वेश्चन पर। नई पादप किस्म के विकास में उत्परिवर्तन प्रजनन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उत्परिवर्तन प्रजनन के लिए कौन सी विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें एक्स रे किरण एवं गामा किरण का क्या था प्रयोग किया जाता है? एक्स रे किरण और गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। इसमें ए ऑप्शन पर राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 15वें क्वेश्चन पर। जीवाणु कोशिका में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जीवाणु कोशिका में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अतिरिक्त वर्ताकार डीएनए जो वेक्टर समूह के रूप में कार्य करता है, क्या कहलाता है? जी हाँ, इसमें बना था प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय वर्ताकार एवं द्विध्रुवीय डीएनए जिसमें स्वयं प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है, वो क्या होता है? प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड की विशेषता अतिरिक्त गुणसूत्रीय वर्ताकार होता है। कैसा होता है? ये सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर होता है। और वर्ताकार होता है द्विध्रुवीय। डबल स्टैंडर्ड क्या होता है? बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड क्या होता है? तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? प्लाज्मिड हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने 16वें क्वेश्चन पर। गोल्डन राइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। गोल्डन राइस में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जी हाँ, गोल्डन राइस में आपको पता है विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है गोल्डन राइस, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन का संश्लेषण करने वाली 2 जीन निवेशित की जाती है। बीटा कैरोटीन का संश्लेषण करने वाली 2 जीन निवेशित की जाती है। एक जीन तो जीवाणु से प्राप्त की जाती है, दूसरी जीन डैफोडिल पादप से प्राप्त की जाती है। जो अपना बीटा कैरोटीन होता है, वो क्या करता है? विटामिन ए का संश्लेषण करता है। इस कारण गोल्डन राइस क्या होता है? विटामिन ए रिच होता है। इस कारण गोल्डन राइस क्या होता है? विटामिन ए रिच होता है। तो इसमें सी ऑप्शन का राइट हो जाएगा अपना। नेक्स्ट हम चलते हैं 17 क्वेश्चन पर। 17 क्वेश्चन क्या कहता है? पादप कोशिका में बाहरी डीएनए को प्रवेश कराने के लिए किस भौतिक विधि का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, पादप कोशिका में जीन स्थानांतरण की बात कर रहे हैं। पादप कोशिका में जीन स्थानांतरण के लिए अपनी कौन सी विधि काम आती है? जो सूक्ष्म निक्षेपण होती है, वो तो अपनी जंतु कोशिका के लिए जीन स्थानांतरण प्रयुक्त की जाती है। और जो पादप कोशिका में प्रयुक्त होती है, वो जीन गन विधि या बायोलिस्टिक विधि होती है। जीन गन विधि, इसका सेकंड नाम क्या? बायोलिस्टिक विधि। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम चलते हैं 18वें क्वेश्चन पर अपने। पौधों को रोग मुक्त या विषाणु मुक्त बनाने के लिए उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? जी हाँ, पौधों को रोग मुक्त या विषाणु मुक्त बनाने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? तो इसमें अपना आ जाएगा विभजोतक संवर्धन। जी हाँ, मेरिस्टेम, जो अपना उत्तक संवर्धन होता है, इसे हम हिंदी में बोल सकते हैं उत्तक संवर्धन। तो ये काम में लिया जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं 19वें क्वेश्चन पर। पेटेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पेटेंट अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन किन पर पेटेंट किया जाता है? जी हाँ, निम्न में से किस पर पेटेंट किया जाता है? नई तकनीक और उपयोगी तकनीक प्रक्रिया पर, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जल पर, सूर्य के प्रकाश पर, किसी भाषा के अक्षर पर। जी हाँ, तो अपना क्या हो जाएगा? अपनी जो भी हम नई चीज़ बनाते हैं उसका पेटेंट करा सकते हैं। जी हाँ, पेटेंट मतलब अधिकार क्षेत्र अपना, जो पेटेंट कराने पर, एक बार जब पेटेंट करा लिया तो अपना अधिकार उस चीज़ पर क्या हो जाता है। जैसे हम बात करें, अमेरिका के पास पेंटाटी प्लेंटर का क्या है? पेटेंट है। तो इसमें अपना क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना राइट हो जाएगा। इसमें ए हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं 20वें क्वेश्चन पर। हरित क्रांति, हरित क्रांति के दौरान भारत में विकसित की गई गेहूं की उपज, उच्च उपज वाली बोनी किस्म कौन सी है? जी हाँ, गेहूं की जो उच्च उपज वाली बोनी किस्म थी, वो कौन सी थी? वो अपनी थी कल्याण सोना। कल्याण सोना और सोनालिका। जी हाँ, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं 21वें क्वेश्चन पर। पोलियो या अन्य टीके की सुरक्षा की जांच के लिए सबसे पहले किन ट्रांसजेनिक जीवों का परीक्षण के रूप में किया जाता है? बिल्कुल, इसमें हम सभी को पता है, सबसे पहले कभी भी जो पोलियो की वैक्सीन बनाने में या फिर रोगों की जांच करने में, तो हम ट्रांसजेनिक माइस का उपयोग करते हैं। माइस से नहीं चूहा, ट्रांसजेनिक चूहे का प्रयोग किया गया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं 22वें क्वेश्चन पर। आनुवंशिक बीमारी एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी का उपचार सबसे पहले किस विधि द्वारा किया जाता है? बिल्कुल, इसका जो उपचार किया जाता है वो जीन थेरेपी द्वारा किया जाता है। जीन थेरेपी क्या होता है? सर्वप्रथम सफल जीन थेरेपी किसने अपनाई थी? 1990 में अपनाई गई थी स्किड रोग के उपचार के लिए। कौन सी रोग के उपचार के लिए? स्किड रोग क्या होती है? स्किड रोग होती है सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी रोग। सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी रोग होते हैं स्किड रोग। स्किड रोग के लिए जीन थेरेपी का अपनाई गई है। जीन थेरेपी के स्थायी उपचार नहीं है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? जीन थेरेपी अस्थायी उपचार है। स्थायी उपचार के लिए जीन थेरेपी भ्रूण अवस्था में करना आवश्यक है। स्थायी उपचार के लिए जीन थेरेपी भ्रूण अवस्था में करना आवश्यक है। जो मैं बात बताता हूँ वो लिख लिया और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना राइट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने 23वें क्वेश्चन पर। भारत सरकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भारत सरकार ने पारंपरिक ज्ञान और जैव संसाधनों को बाईपास से बचाने के लिए कौन सा डिजिटल डेटाबेस तैयार किया था? तो इसमें अपना तैयार किया था ट्रेडिशनल नॉलेज इन डिजिटल लाइब्रेरी। उसके बाद हम चलते हैं अपने 24वें क्वेश्चन पर। अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। डीएनए के अलग अलग खंडों को आपस में जोड़ने गोंद की तरह काम करने वाला एंजाइम कौन सा? बिल्कुल, जो डीएनए खंडों को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा था? रेस्टिकेशन एंजाइम होता है। कौन से बॉन्ड तोड़ता है भाई साहब? ये सुगर फॉस्फेट बॉन्ड तोड़ता है। कौन सा बॉन्ड तोड़ता है? सुगर फॉस्फेट बॉन्ड तोड़ता है। जबकि डीएनए को जोड़ने वाला एंजाइम डीएनए लाइगेज होता है। कौन सा होता है? लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या होता है? और कौन सा बॉन्ड जोड़ता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जोड़ता है। कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या करता है? जोड़ता है। तो इसमें कौन सा डीएनए लाइगेज हो जाएगा। उसके बाद हम आज का लास्ट क्वेश्चन। आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जीवों यानी जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को विकसित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बिल्कुल, जो जीएमओ हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं या अपने ट्रांसजेनिक जंतु बना रहे हैं, ट्रांसजेनिक पादप बना रहे हैं, तो उनका उपयोग क्या है वो पूछ रहा है। फसलों को सूखा और कीट प्रतिरोधक बनाना, बिल्कुल सही बात है। ये तो है। भोजन के पोषण में मान में वृद्धि करना, बिल्कुल है। रासायनिक कीटनाशक निर्भरता कम करना, बिल्कुल है। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। तो आज के जो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछने वाले 25 एमसीक्यू। इनके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में कुछ ही नहीं आता। बहुत ही सोच समझ के मैंने ये पीडीएफ बनाई है। तो भाई सब चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।